हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके अंदर स्थित या उसके अंदर कंटेंट के बारे में। सबसे पहले चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर फिजिक्स। पहले चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, पहले चैप्टर का नाम। हालांकि उसको कंटेंट में हमने अलग नामों से भी दिखाया है, तो पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। उसमें जो भी आपके पॉइंट पढ़ाने हैं वो हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट की। हेडिंग डाल लीजिएगा कंपोनेंट। कंपोनेंट किसे कहते हैं भाई? कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? जिसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है उसे कंपोनेंट बोला जाता है। जिसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। और ये कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। पहला होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट। पहला होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा एक्टिव कंपोनेंट। सबसे पहले हेडिंग है एक्टिव कंपोनेंट। किसे कहते हैं भाई एक्टिव कंपोनेंट? वे कंपोनेंट जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं या सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं। सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं या सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं उसे एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, ये सब क्या है भाई? आपके जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो सब की सब क्या है? एक्टिव डिवाइस है। तो एक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? वे कंपोनेंट जो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं या किसी सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं उसे कहा जाता है आपका एक्टिव कंपोनेंट। और इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिवाइसें आती हैं जैसे बीजेटी, एफएटी, मॉसफेट, एससीआर, ये सब आपके आते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? पैसिव कंपोनेंट। किसे कहते हैं भाई पैसिव कंपोनेंट? ऐसे कंपोनेंट जो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हो, यानी सिग्नल के आयाम को नहीं बढ़ाते हो, सिग्नल की प्रोसेसिंग नहीं करते हो, लेकिन इनके बिना सिग्नल एम्पलीफाई भी नहीं हो सकता और ना ही सिग्नल की प्रोसेसिंग हो सकती है। तो उसे हम कहते हैं पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या था? वे कंपोनेंट जो सिग्नल को क्या करते हैं भाई? एम्पलीफाई करते हैं, सिग्नल को परिवर्तित करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे डायोड क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। डायोड ही रेक्टिफायर होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे कैसे होता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर का निर्माण डायोड से होता है। उसी तरह से बाइपोलर ट्रांजिस्टर बीजेटी, बीजेटी का निर्माण जो होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर से या एनपीएन ट्रांजिस्टर से होता है। इनका कार्य होता है सिग्नल के आयाम को बढ़ाने का। तो एक्टिव डिवाइसेज जो भी होती है या एक्टिव कंपोनेंट जो भी होते हैं वे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं, उन्हें हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। पैसिव कंपोनेंट जो होता है वो न तो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है न तो सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इनके बिना सिग्नल का एम्पलीफाई और प्रोसेसिंग का कार्य भी संभव नहीं है, उसे हम कहते हैं पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट में आपके आते हैं आर, एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। और इसमें आपका आता है एक्टिव कंपोनेंट में डायोड, ट्रांजिस्टर, या ट्रांजिस्टर में लिख सकते हैं बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ये सब आते हैं। तो ये सब आते हैं किसमें? एक्टिव कंपोनेंट में, और ये पैसिव कंपोनेंट में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कंपोनेंट, लिखेगा उसमें जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है, जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण होता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। यह कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं। यह कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला
एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा पैसिव कंपोनेंट। पहला एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा पैसिव कंपोनेंट। पहली हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, एक्टिव कंपोनेंट। पहली हेडिंग है एक्टिव कंपोनेंट। किसे कहते हैं भाई एक्टिव कंपोनेंट? तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? वे कंपोनेंट जो सिग्नल को क्या करते हैं भाई, एम्पलीफाई करते हैं या सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं। तो लिखेगा वे कंपोनेंट जो सिग्नल को परिवर्तित करते हो, कामा, वे कंपोनेंट जो सिग्नल को परिवर्तित करते हो, कामा, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हो, और सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हो, ऐसे कंपोनेंट को, सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हो ऐसे कंपोनेंट को एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। ऐसे कंपोनेंट को एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे डायोड, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट। जैसे डायोड, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट लिख लीजिएगा। जैसे डायोड, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट। ओके भाई। अगली हेडिंग डालेगा पैसिव कंपोनेंट। अगली हेडिंग है पैसिव कंपोनेंट। लिखेगा वे कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखेगा वे कंपोनेंट जो सिग्नल को एम्पलीफाई या सिग्नल की प्रोसेसिंग नहीं करते हो, लेकिन इनके बिना सिग्नल के एम्पलीफाई तथा प्रोसेसिंग कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके बिना सिग्नल के एम्पलीफाई तथा प्रोसेसिंग कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, उसे पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे आर, कामा एल, कामा सी। जैसे आर, कामा एल, कामा सी आदि। ओके भाई। अगली हेडिंग डालेगा चालक पदार्थ। अगली हेडिंग है चालक पदार्थ। पदार्थों की तीन अवस्थाएं थी भाई, चालक, अर्धचालक, उच्चालक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग चालक पदार्थ के बारे में। हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं चालक पदार्थ के बारे में, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप चालक, अर्धचालक, कुचालक के बारे में पूछेगा, आपसे पदार्थ के बारे में जब भी पूछेगा, तो अगर आप चालक की परिभाषा, अर्धचालक की परिभाषा, कुचालक की परिभाषा देते हैं, तो यहां पर जो परिभाषा देंगे वो विशिष्ट प्रतिरोधकता के आधार पर देते हैं। यहां पर जो भी परिभाषा देंगे आपका, वो विशिष्ट प्रतिरोधकता के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे इसकी प्रतिरोधकता का मान परिवर्तित हो सकता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर पर इसका व्यवहार जो होता है वो परिवर्तित होने लगता है। टेम्परेचर की वजह से विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी रो या फिर रेजिस्टेंस का मान चेंज होने लगता है, और जब इनका मान चेंज होने लगता है तो इसीलिए जो हम लोग परिभाषा देते हैं वो इसी आधार पे देते हैं आपका। तो अगर चालक पदार्थ है, कंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि तीन प्रकार के मटेरियल है। पहला है कंडक्टिंग मटेरियल यानी कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर,
और तीसरा है आपका इंसुलेटर। ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं। तो जो हमारा कंडक्टर होता है वो कंडक्टर आपका जब इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी 10⁻² ओम इंटू सेंटीमीटर से कम हो तो उसे हम चालक पदार्थ कहेंगे। यदि आपका रेजिस्टिविटी सामान्य तापमान की बात कर रहा है कि सामान्य तापमान पर यदि रेजिस्टिविटी 10⁻² ओम इंटू सेंटीमीटर से कम हो तो वो चालक पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। अगर रेजिस्टिविटी आपका रो की वैल्यू 10⁻² से 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर के मध्य हो तो उसे कहते हैं आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टिविटी का मान 10⁻² से 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर के मध्य हो वो कहलाते हैं कि आपका भाई सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल या कुचालक पदार्थ जिसकी रेजिस्टिविटी का मान कितना हो भाई? 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर से क्या हो? अधिक हो। जिसकी रेजिस्टिविटी का मान 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर से अधिक हो वो इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी के सभी पदार्थ जो हैं, ये तीनों पदार्थ जो पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों पदार्थ की जो रेजिस्टिविटी बताई गई है वह सामान्य तापक्रम पर बताई गई है। तो चलिए इसको नोट करिएगा आप लोग फटाफट। हेडिंग है कंडक्टर। कंडक्टर में लिखेगा वे पदार्थ जिसकी रेजिस्टिविटी का मान सामान्य तापक्रम पर 10⁻² ओम इंटू सेंटीमीटर 10⁻² ओम इंटू सेंटीमीटर 10⁻² ओम इंटू सेंटीमीटर या 10⁻³ या 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर से या 10⁻³ ओम इंटू सेंटीमीटर से कम होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर से कम होता है, वे पदार्थ कंडक्टर कहलाते हैं। वे पदार्थ कंडक्टर कहलाते हैं। अगली हेडिंग डालेगा। अगली हेडिंग है सेमी कंडक्टर। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा सेमी कंडक्टर। लिखेगा वे पदार्थ जिसकी रेजिस्टिविटी का मान सामान्य तापक्रम पर 10⁻² से 10⁵ 10⁻² से 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर के मध्य होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर के मध्य होता है, उसे सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। उसे सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसकी रेजिस्टिविटी का मान 10⁻² से 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर के मध्य होता है उन्हें सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। तो ये सभी सामान्य तापक्रम पे बात हो रहा है, ठीक। अगली हेडिंग डालेगा इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ। अगली हेडिंग है कुचालक पदार्थ। लिखेगा वे पदार्थ जिसकी रेजिस्टिविटी का मान 10⁵ ओम इंटू सेंटीमीटर से कम होता है
से कम होता है, से कम होता है, सॉरी 10 के पावर 5 ओम इंटू सेंटीमीटर से अधिक लिखेगा, गलती हो गया यहाँ पर, एक मिस्टेक आ गई है, 10 के पावर 5 ओम इंटू सेंटीमीटर से अधिक लिखेगा, से अधिक, कम को हटा करके वहां अधिक लिखिए, अधिक होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, उसे इंसुलेटर कहते हैं। और ये तीनों की जो बात की जा रही है वो सामान्य तापक्रम पर ही बात की जा रही है, ये याद रखिएगा, ये सामान्य तापक्रम पर ही हम बात कर रहे हैं। अगली हेडिंग डालेगा, अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हैं यानी अर्धचालक भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो हम अर्धचालक की बात करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब इन सबको हम यहां से हटा देते हैं, इंसुलेटर को भी हटा देते हैं और कंडक्टर को भी हटा देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर लिखवा दिए हैं, तो सेमीकंडक्टर जब लिख लिए हैं तो इसमें अगला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के प्रकार ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो पहला होता है आपका, पहला सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है आपका इंट्रिंसिक, INSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, या इसी को बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर, या इसी का दूसरा नाम है प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। दूसरा है या इसी को बोला जाता है नीचे वाले को इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो हिंदी में लिख लेंगे। सेमीकंडक्टर के प्रकार, सेमीकंडक्टर लिख लेंगे आगे। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही बोला जाता है निज अर्धचालक यानी स्वयं का अर्धचालक पदार्थ, और या इसी को बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ, या इसी को कहा जाता है आपका बाह्य अर्धचालक पदार्थ, इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक पदार्थ। तो हिंदी में इसका नाम जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ देगा, चाहे निज पूछ देगा, चाहे बाह्य पूछ देगा, चाहे प्योर पूछ देगा, चाहे इम्प्योर पूछ देगा, चाहे इंट्रिंसिक पूछ देगा, चाहे एक्सट्रिंसिक पूछ देगा, चाहे शुद्ध पूछ देगा, चाहे अशुद्ध पूछ देगा। तो ये टोटल इसके एक के चार नाम है, दूसरे के भी चार नाम, चार चार 8 नामों से इनको जाना जाता है। तो ये सारे नाम जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि सब कुछ आता रहता है, आपको A to Z सब आता रहेगा, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको वो सबका सब एग्जाम में फंसेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बिना हमारा पढ़ाया हुआ बाहर से आ जाए। तो जितना भी टॉपिक आएगा उसमें बस नेम चेंज होता है, बच्चे क्या होते हैं नेम देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर उन टॉपिकों का कई नाम जानते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी नाम से पूछेगा तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बना रहेगा कि हाँ सर पढ़ाए हैं, वही लिखना है हमको। क्लियर? इसमें पहली हेडिंग क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। नाम से क्या लग रहा है कि यह एक ऐसा सेमीकंडक्टर होगा जो पूरी तरह प्योर होगा, इसमें कोई और पदार्थ नहीं होगा, यानी इसमें खुद का ही इसका केवल पदार्थ होगा, कोई बाहरी पदार्थ इसके अंदर होगा ही नहीं। जैसे जर्मेनियम है तो केवल उस पदार्थ में जर्मेनियम ही रहेगा, जैसे सिलिकॉन का अर्धचालक है तो उसमें केवल क्या रहेगा? सिलिकॉन ही रहेगा। तो वो क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें
उस अर्धचालक पदार्थ के ही केवल तत्व हो, कोई बाहरी तत्व न हो, उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर पदार्थ जिसमें क्या हो, आपका बाह्य अर्धचालक की अशुद्धि मिली हुई हो, यानी इसके अंदर आपका बाह्य अर्धचालक यानी बाहर से कोई आपका चालक पदार्थ इसके अंदर मिला दिया गया हो। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि ऐसा अर्धचालक पदार्थ जिसमें केवल उसी के तत्व हो, कोई बाहरी तत्व मौजूद न हो। जैसे सिलिकॉन तत्व का बना हुआ अर्धचालक है, तो उसमें केवल पूरा का पूरा सिलिकॉन ही हो, कोई और तत्व न हो। जैसे जर्मेनियम का कोई है, तो केवल उसमें जर्मेनियम के ही परमाणु हो, कोई तत्व हो, उसके अलावा कोई और तत्व न हो, तो उसे बोलेंगे आपका प्योर सेमीकंडक्टर। ये होता है। क्लियर। दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें सिलिकॉन के साथ साथ या जर्मेनियम के साथ साथ, यानी उसमें सिलिकॉन भी हो सकता है या जर्मेनियम का है तो जर्मेनियम होगा, लेकिन इनके अलावा कोई और भी परमाणु मौजूद होगा या कोई और भी तत्व इसमें मौजूद होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यानी सिलिकॉन का जैसे प्लेट है, तो सिलिकॉन के प्लेट पे कोई और भी तत्व मौजूद है, यानी कोई और भी उसमें अशुद्धि मौजूद है आपका, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो सेमीकंडक्टर के प्रकार आप हेडिंग डाल लिए होंगे, तो लिख लीजिएगा इसमें सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहली हेडिंग डाल लीजिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, हेडिंग डाल लीजिएगा। ओके भाई। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सेमीकंडक्टर पदार्थ जो होते हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ, ये ध्यान रखने वाली चीज है। सेमीकंडक्टर मटेरियल फोर्थ ए ग्रुप के जो भी तत्व होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं ना, तो ये सब किस में आते हैं आपके भाई, ये फोर्थ ए ग्रुप के जो भी तत्व होते हैं वो किस में आते हैं आपका भाई, वो आते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ में। क्लियर। तो आप कहीं नोट पॉइंट पे नीचे लिख लीजिएगा, अभी जब इसके बाद लिखवा देंगे तो नोट पॉइंट पे भी लिखवा देंगे। तो इसमें लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हेडिंग डाल लीजिएगा, या प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमने क्या बताया प्योर में, प्योर में भाई कि ऐसा सेमीकंडक्टर पदार्थ जिसमें केवल सिलिकॉन के ही परमाणु हो या केवल जर्मेनियम के ही परमाणु हो, तो उसे बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। तो लिखिएगा वे अर्धचालक पदार्थ, वे अर्धचालक पदार्थ जिसमें केवल सिलिकॉन, जिसमें केवल सिलिकॉन या केवल जर्मेनियम, या केवल जर्मेनियम के परमाणु स्थित हों, के परमाणु स्थित हों, इसके अलावा, इनके अलावा कोई और तत्व मौजूद न हो, इनके अलावा कोई और तत्व मौजूद न हो, तो ऐसे सेमीकंडक्टर पदार्थ को, तो ऐसे सेमीकंडक्टर पदार्थ को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ऐसे सेमीकंडक्टर पदार्थ को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे जैसे केवल सिलिकॉन के, केवल सिलिकॉन की प्लेट, जैसे केवल सिलिकॉन की प्लेट कामा जर्मेनियम की प्लेट, केवल जर्मेनियम की प्लेट। हो गया भाई। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये क्या होता है भाई, जैसे अगर हम सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाहरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। हम इसी तरह से सिलिकॉन की एक प्लेट लेंगे तो इसमें बहुत सारे सिलिकॉन होंगे,
अगर कोई सिलिकॉन की प्लेट है तो उस प्लेट में क्या होगा भाई, बहुत सारे सिलिकॉन उपस्थित होंगे। तो ये हमारी सिलिकॉन की प्लेट है, ये हम सिलिकॉन की प्लेट ले रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे क्या है भाई, सिलिकॉन मौजूद है। देख लीजिएगा, इसको आपको बनाना भी है। ये सिलिकॉन के हमने प्लेट ले लिया। अब किसी भी सिलिकॉन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम सबके बाहरी कोष में इस तरह से दिखा देते हैं। इस सबके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। सबके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से देख लीजिएगा, सबके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। सबके बाहरी कोष में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या है भाई, ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाएगा। उसी तरह से जो भी इसके आसपास के परमाणु होंगे वो क्या करेंगे, सब एक दूसरे के साथ इस तरह से अपना संबंध बनाएंगे। ये इस तरह से क्या करेंगे भाई, एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाएंगे, होगा। तो ये सभी के सभी सिलिकॉन के जो भी परमाणु है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, यहां पर सबके कोष क्या हैं, आपके भरे हुए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल्स आपका खाली नहीं है, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका खाली नहीं है। सभी के सभी क्या है भाई, हैंड भरे हुए, हैंड फ्री नहीं है। देख लीजिएगा, इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 से सहसंयोजी बंध बनाया। तो क्या हुआ भाई, उस कंडीशन में इसके पूरे पूरे जो हैंड है वो क्या हो गए, भर गए। कुछ इस तरह से सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ अपना बना लिया, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ बना लिया, ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ बना लिया, ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ बना लिया बंध, तो ये भी इसके साथ बंध बना लिया, ये सिलिकॉन बनाएगा भाई इस तरह से, ये सिलिकॉन। तो देख रहे हैं सभी सिलिकॉन क्या कर रहे हैं भाई, अपना बंध एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। तो क्या कोई आपका सिलिकॉन आपका फ्री अवस्था में है, या किसी भी सिलिकॉन का कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में है, नहीं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो फ्री है, न तो इसमें कोई होल्स आपका फ्री है। इसीलिए ये कैसा आपका है भाई, शुद्ध अर्धचालक है। और अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, न तो इसमें कोई होल्स है, तो क्या इसमें धारा बह सकती है? धारा का प्रवाह कहाँ होता है? धारा का प्रवाह वहां पर होता है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। यहां पर कोई भी आपका फ्री कंडीशन में है ही नहीं, यहां भी जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी आपका फ्री कंडीशन में नहीं उपस्थित है, जिसकी वजह से क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में धारा बहेगी? तो धारा बिल्कुल नहीं बहेगी, क्योंकि धारा वही बहती है जहां पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में न तो कोई इलेक्ट्रॉन है और न तो कोई होल्स है, जिसकी वजह से इसमें आपका करंट फ्लो नहीं हो सकती। करंट जब फ्लो नहीं होगी आपका, तो उस कंडीशन में यह कैसा पदार्थ माना जाएगा? तो उस कंडीशन में यह कुचालक पदार्थ माना जाएगा, यानी यह आपका एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर हो गया? तो इस फिगर को और इस फिगर को बना लीजिएगा। बनाने के बाद नीचे लिखिएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, वीडियो रोक करके बड़े इत्मीनान के साथ ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा। और इसके नीचे अब लिखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं होता है, जिससे इस सेमीकंडक्टर पदार्थ में
धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, जिससे इस सेमीकंडक्टर पदार्थ में धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास मौजूद सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास मौजूद सिलिकॉनों से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। हो गया भाई, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं होता और इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं होता। हो गया भाई, नोट पे लिखिएगा की पॉइंट में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पदार्थ में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन न होने पर यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट लिखेगा, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेगा, परम शून्य ताप पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पदार्थ कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ओके भाई, और भी अगर इसमें एक पॉइंट और छोटा था, ये वाला फोर्थ ए ग्रुप वाला तत्व, तो लिखिएगा तीसरा की पॉइंट सेमीकंडक्टर पदार्थ फोर्थ ए ग्रुप के तत्व होते हैं। सेमीकंडक्टर पदार्थ फोर्थ ए ग्रुप के तत्व होते हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें CSiGeSnPb आते हैं। लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगली हेडिंग है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो लिखेगा, इसमें लिखेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग डालने के बाद लिखेगा, वे सेमीकंडक्टर पदार्थ जिसमें सिलिकॉन के साथ कोई और भी परमाणु मौजूद हो, सिलिकॉन के साथ साथ कोई और भी तत्व मौजूद हो, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। हो गया भाई, अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग लिखना बंद कर लीजिए, अब ध्यान दीजिए। ये फोर्थ ए ग्रुप का तत्व है। फोर्थ ए के आगे थर्ड ए होता है और फिर फोर्थ ए के बाद जो होता है वो फिफ्थ ए होता है। तो अगर थर्ड ए को इसमें मिला दें तो क्या बनेगा भाई, एक अलग सेमीकंडक्टर पदार्थ बनेगा। अगर फिफ्थ ए को इसमें मिला दें तो एक अलग सेमीकंडक्टर पदार्थ मिलेगा। तो टोटल आपका दो को मिलाया जा रहा है, एक ये। तो इस प्रकार से ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। अगर थर्ड ए वाले को फोर्थ ए में मिलाते हैं तो पी टाइप बनेगा। अगर फिफ्थ ए वाले को फोर्थ ए में मिलाते हैं तो एन टाइप बनेगा। तो इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला
पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ, और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ। ये दो प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया? तो यही आपका हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत क्लास आपका स्लो है। आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई, क्लास स्लो नहीं है। आपके ग्रुप में अभी सभी लोग ऐड नहीं हुए हैं। अभी मैं क्लास को अगर आगे बढ़ा दूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अभी तक बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, जब वो बाद में जुड़ेंगे तो हमारा लेक्चर काफी आगे जा चुका होगा, तो उन बच्चों को पढ़ने में ज्यादा बर्डन महसूस होगा। इसीलिए अभी क्लास थोड़ा हम दबा के चल रहे हैं। जैसे ही क्या होगा कि हमारा क्लास अभी 4 से 5 दिन के अंदर ग्रो अप हो जाएगा, यानी और भी स्टूडेंट आकर के हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उस कंडीशन में कि हम क्या करेंगे, अपना क्लास रनवे पर लेकर के आ जाएंगे। बहुत तेजी के साथ आपका क्लास चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी क्या है कि थोड़ा माहौल बना रहे हैं, सबके साथ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये माहौल आपका स्पेशल हो जाएगा या माहौल क्रिएट हो जाएगा, तब सभी लोग साथ में मिलकर के उतनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। 110% गारंटी है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो भी एग्जाम से 20 दिन पहले। इसमें किसी को कुछ भी नहीं सोचना, ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, ना सेकंड ईयर के स्टूडेंट को, ना ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। क्योंकि हमारा क्लास हम 7 साल से लगातार कंटिन्यूअस 7 साल से पढ़ा रहे हैं, और 7 साल में कभी ऐसा गंदा रिकॉर्ड नहीं आया है कि हमने एक चैप्टर भी छोड़ा हो या फिर हमने आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट न किया हो। हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं। जब भी किसी का एग्जाम हुआ होगा, एग्जाम से 20 दिन पहले हमने सिलेबस कंप्लीट करके दिया है। तो इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं। हाँ, भरोसा है तो भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो पिछले साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों ने हम पर दिखाया और उस भरोसे का उनको अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो इसलिए आप लोग भी अपना रिस्पांस दीजिए और इसके साथ ही साथ हमारा रिस्पांस भी लीजिए। तो हम आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।